हेलो स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, मैं डॉक्टर कांता आज आप लोगों के साथ जो टॉपिक लेके आई हूँ वही कैंट की 12 ऑब्जर्वेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। जो लास्ट हमारा पार्ट रह गया है कैंट्स 12 ऑब्जर्वेशन, हमने 8 ऑब्जर्वेशंस कर ली हैं और हमारी अब रह गई है सिर्फ बाकी की 4 यानी 9 to 12। तो अब हमारी पहले 9th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी? 9th ऑब्जर्वेशन में आपको क्या मिलता है देखने के लिए कि जो द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन दी प्रूवर, इस चीज़ से क्या समझते हो? द एक्शन ऑफ मेडिसिन अपॉन दी प्रूवर, यानी कोई जो प्रूवर है आपका, हमने जैसे ड्रग प्रूविंग की हो तो उसके ऊपर मेडिसिन का क्या एक्शन है। तो कह सकते हो इसमें जो आपका अफोरिज्म लगता है वो ड्रग प्रूविंग के जो हमने अफोरिज्म पढ़े हैं ऑर्गन ऑफ मेडिसिन में, हमारे अफोरिज्म नंबर 105 से लेके 145 तक के होते हैं, है ना, ड्रग प्रूविंग जिसमें हमने पढ़ी होगी। बट एक्सेप्शंस होती हैं इसमें, एक्सेप्ट आपको 3 अफोरिज्म आप में हटाने पड़ेंगे, जैसे आपका 115 है, 116 है, 117 है। यहाँ पे इडियोसिंक्रेसी वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं, ये इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। बाकी आपका ड्रग प्रूविंग वाला जो अफोरिज्म का सेक्शन है 105 से 145, वो इस अफोरिज्म को कवर करता है कि हम एक्शन देखते हैं मेडिसिन का अपॉन दी प्रूवर। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है हेल्दी प्रूवर क्या होता है हमारा, है ना, तो हेल्दी प्रूवर के हम सिम्टम्स देखते हैं कुछ, है ना। इसके बाद क्या आएगा, जैसे कि अगर आप ये देखते हो कि हमें इससे इन्फ्रेंस क्या मिलता है कि प्रूवर्स जो होते हैं हमेशा उनको फ़ायदा होता है ना। कैसे होता है प्रूवर्स को इसमें फ़ायदा? देखो ग्राफ के माध्यम से समझ सकते हैं इस चीज़ को। जैसे हमारा ग्राफ बनेगा इसका, हेल्दी प्रूवर है तो वो आपको सिम्टम्स दिखाएगा मेडिसिन्स के, है ना, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाता है अगर आप ड्रग प्रूविंग को प्रॉपरली कंडक्ट करते हो। तो इसमें हमारा ग्राफ कैसा बनेगा? एमेलियोरेशन ये है, एग्रावेशन आपकी ये है, यहाँ पे आपने मेडिसिन दे दी, तो ये अलग अलग आपको इसका एक्शन देखने के लिए मिलेगा। देखो ये सारी होम्योपैथिक एग्रावेशन है, ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी है, अगर आप इसको देखोगे तो ये चीज़ वैसे फ़ायदेमंद होती है। तो इसमें हमें इन्फ्रेंस क्या मिलता है? इन्फ्रेंस हमें यही मिलेगा, इन्फ्रेंस में हमें मिलेगा कि हेल्दी प्रूवर्स जो होते हैं उनको हमेशा फ़ायदा होता है, यानी हेल्दी प्रूवर्स आर ऑलवेज बेनिफिटेड, आर ऑलवेज बेनिफिटेड अगर आपने प्रूविंग अच्छे से कंडक्ट की हो तो फ्रॉम मेडिसिन्स इफ प्रूविंग इज कंडक्टेड प्रॉपरली, इफ प्रूविंग इज कंडक्टेड प्रॉपरली, है ना। तो इसमें हमें फ़ायदा है बहुत कि अगर हेल्दी प्रूवर है तो वो अच्छा दिखाएगा आपको अपना रिस्पॉन्स जो भी आएगा। तो इस केस में हमें करना क्या चाहिए? व्हाट टू डू? हेल्दी प्रूवर है ना अगर आपका और अच्छे सिम्टम्स दिखा रहा है तो आप उसको केयरफुली देखो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, आप उस चीज़ को केयरफुली देखो, क्योंकि वो आपको बताएगा कि उसका इंडिविजुअल कैसा है जब वो प्रूवर बन रहा है ना, और उसके जितने भी सिम्टम्स आते हैं। इनिशियली हमें क्या करना है, जैसे हमने जो भी कोई हेल्दी प्रूवर लिया, समझ लो मुझे ले लिया, तो मेरा जो नॉर्मल स्टेट है, मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले लिखा होगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है। हमने जब उसको मेडिसिन दी है उसके बाद उसने कुछ नए सिम्टम्स दिखाना शुरू किया, क्योंकि वो प्रूविंग कर रहा है, ड्रग प्रूविंग वाले पोर्शन पे आ चुके हैं ना हम यहाँ पे। तो हमें क्या करना है, जो मेरी टोटल एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिक्चर बनी है उसको सब्सट्रैक्ट करना है जो नए सिम्टम्स आए हैं उसमें से, तो आपको जो फ्रेश सिम्टम्स होते हैं वो मिल जाते हैं। तो इसमें हमें क्या करना होता है, केयरफुली ऑब्जर्व करना होता है पेशेंट, अपने पेशेंट को या प्रूवर को, ठीक है, ऑब्जर्व द प्रूवर, ठीक है, उसका जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है या उसका जो द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द, उसका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लिखो, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रूवर, एंड उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, इस चीज़ को, इस कॉन्स्टिट्यूशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दो फ्रॉम द न्यू सिम्टम्स, तो आपको एक ट्रू पिक्चर मिल जाएगी, है ना।
आपको ये पता चल जाएगा इस मेडिसिन ने क्या क्या सिम्टम्स इस प्रूवर के अंदर दिखाए हैं। ठीक है, दूसरा ये हो सकता है कि अगर सिम्टम्स बहुत कॉमनली अपीयर नहीं होते हैं ड्यूरिंग द प्रूविंग, यानी इफ़ दे डू नॉट, तो हमें क्या करना चाहिए उस केस में कि भाई कि जो हमारे सिम्टम्स है नॉर्मली आने चाहिए, जो ठीक सिम्टम आने चाहिए, अगर वो नहीं आते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, तो जो उसमें चेंज आ रहा है आप उसको नोट करो। कई बार क्या होता है कि जैसे अभी इसमें आपके सेम सिम्टम्स आ गए है ना, बट कई बार क्या होता है कि पॉसिबिलिटी है कि बहुत कॉमनली अपीयर होने वाले सिम्टम्स नहीं आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी उसमें चेंज आ रहा है उस चेंज को नोट डाउन करना चाहिए। सो वी शुड नोट डाउन दी चेंजेस। ठीक है, अगर कोई भी चेंज आ रहा है तो उसको हमें नोट करना चाहिए। इसके बाद आता है हमारा 10th ऑब्जर्वेशन। 10th ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, टेंथ ऑब्जर्वेशन की स्टेटमेंट कहती है न्यू सिम्टम्स अपीयर आफ्टर द रेमेडी, है ना, न्यू सिम्टम्स अपीयर्स आफ्टर द रेमेडी। रेमेडी देने के बाद नए सिम्टम आ गए, क्या समझेंगे इस चीज से, फॉरिज्म कौन सा कवर करेगा, 249। ठीक है, तो इसमें एक्चुअल में होगा क्या, देखो चांसेस ये हो सकते हैं कि अगर आपने दवाई देने के बाद पेशेंट कहता है कि नए नए सिम्टम आ रहे हैं मेरे अंदर, तो उस केस में आपके चांसेस क्या हो सकते हैं, चांसेस ये हो सकते हैं कि आपकी जो मेडिसिन है वो शायद आपने गलत चूज़ की है ना, ये चांसेस हो सकते हैं। इन्फ्रेंस यही मिलेगा ना आपको कि आपने शायद रेमेडी गलत चूज़ की है, इसीलिए आपके नए नए सिम्टम आ रहे हैं, तो रेमेडी आपकी इनकरेक्ट है। पहली बात तो ये। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि द ग्रेटर द एरे ऑफ न्यू सिम्टम्स, ठीक है, जो भी आ रहे आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रेमेडी, तो उतना ही ज़्यादा एक डाउट बन जाता है प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर। जितने ज़्यादा नए सिम्टम आएंगे उतना ज़्यादा डाउट बनेगा कि भाई प्रिस्क्रिप्शन इसने कैसे की है। सो द ग्रेटर द एरे ऑफ न्यू सिम्टम्स, द मोर सस्पिशियस या डाउटफुल कह सकते हो द प्रिस्क्रिप्शन बिकम्स। तुम्हारी प्रिस्क्रिप्शन पे डाउट होने लग जाएगा, भाई इसने दिया क्या है ऐसा कि इसमें नए नए और अजीब अजीब से सिम्टम्स आ रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी ट्रू होम्योपैथिक रिलेशन इसका सस्टेन नहीं हुआ है। सो नो ट्रू होम्योपैथिक रिलेशन इज सस्टेन्ड। क्योंकि देखो हम लोग बोलते हैं होम्योपैथिक रिलेशन अच्छा कब सस्टेन होगा, जब आपने मेडिसिन दी है और होम्योपैथिक एग्रावेशन हुई हो, है ना, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि भाई ट्रू होम्योपैथिक रिलेशन सस्टेन हो गया मेडिसिन के बीच में और पेशेंट के बीच में। बट यहाँ पे तो नए सिम्टम आ रहे हैं, उसका कोई रिलेशन ही नहीं आ रहा उसकी बीमारी के साथ या उस दवाई के साथ, तो आप कह सकते हो कि प्रिस्क्रिप्शन में कोई कमी रही होगी। तो इस केस में प्रोग्नोसिस बैड होगा, है ना। प्रोग्नोसिस तो ऑब्वियस ही बात है, अजीब अजीब नए नए सिम्टम आएंगे तो प्रोग्नोसिस आपका बैड होगा या अनफेवरेबल होगा। ठीक है, अनफेवरेबल भी लिख सकते हैं इसी चीज़ को हम। अब हमें करना क्या है, व्हाट टू डू। देखो दो चीज़ हो सकती है, एक अगर आपके सिम्टम्स नए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा क्या है, उनको वेट करो, वॉच करो और वो ख़त्म हो जाए तो जाने दो, उसके बाद आप दूसरी रेमेडी को सिलेक्ट करके अपना केस दोबारा से फ्रेश स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा काम आप ये कर सकते हो, पहले इसको लिख देते हैं, वेट एंड वॉच द न्यू सिम्टम्स टू disappear by their own
एंड देन मेक अ न्यू प्रिस्क्रिप्शन, न्यू सिमिलर प्रिस्क्रिप्शन, है ना, ये कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, अगर लगता है आपको कि सिम्टम्स जो नए आ रहे हैं वो जा ही नहीं रहे हैं, तो एक ही तरीका बचता है आपके पास कि आप उसको एंटीडोट कर दो। अगर एंटीडोट नहीं करोगे तो पेशेंट को नुकसान हो सकता है। सो इफ द सिम्टम्स परसिस्ट, है ना, अगर परसिस्ट कर जाएंगे, परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड, एंटीडोट कर दो, एंटीडोट द मेडिसिन एंड गिव अ न्यू सिमिलर रेमेडी टू द केस। ठीक है, तो इस केस में देखो दोनों केसेस में अंतर है। इस केस में हम कहते हैं कि आप वेट एंड वॉच करो कि जो नए सिम्टम आए हैं वो अपने आप ही चले जाएंगे, तो आप उसका जैसे ही वो ड्यूरेशन खत्म होता है फिर आप फ्रेश केस टेकिंग करो और उसको दोबारा से कोई अच्छी सिमिलर मेडिसिन जो केस के साथ लगती है वो प्रिस्क्राइब कर दो। बट सेकंड केस में क्या होता है कि हम कहते हैं कि जी सिम्टम जा ही नहीं रहे, पेशेंट की कंडीशन खराब होती जा रही है, अनफेवरेबल है ना, क्योंकि हमारा जो प्रोग्नोसिस है, तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना भाई, एंटीडोट कर दो और उसका फिर से केस लेके और उसको दोबारा से आप सही मेडिसिन जो है वो दे सकते हो, है ना, ये कर सकते हो। इसके बाद क्या आएगा, 11th ऑब्जर्वेशन क्या कहती है, बड़ी मजेदार ऑब्जर्वेशन है आपकी, कहती है व्हेन द न्यू सिम्टम्स, है ना, when the old symptoms, when old symptoms are observed to reappear, ऐसा लगता है पुराने सिम्टम्स वापस आ गए हैं, है ना, पेशेंट बताएगा कि मुझे ये तकलीफ थी और ये सिम्टम्स मेरे को बहुत पहले आए थे और अब यही सिम्टम आपकी मेडिसिन देने के बाद आ रहे हैं। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर पढ़ा होगा आपने, है ना, कि हमेशा इसमें फॉरिज्म कौन सा आएगा, पहले ये बात कर लेते हैं फिर हेरिंग्स लॉ की बात करेंगे। और फॉरिज्म इसमें आता है आपका 250, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिंग्स लॉ। हेरिंग्स लॉ की बातें क्या होती है, देखो इसमें बेसिकली आपने 3 चीज़ें पढ़ी होती है, जैसे कि हमेशा जो अगर पाथ है क्योर का, सेंटर टू पेरिफेरी जाना चाहिए, यानी बीमारी आपकी अंदर से बाहर की साइड निकलनी चाहिए। जैसे हार्ट का कोई सिम्टम है या स्पाइनल कॉर्ड का कोई सिम्टम है, अगर आपने मेडिसिन दी है पेशेंट को तो पहले वहाँ से ट्रीटमेंट होना चाहिए और लास्ट में जो पेशेंट जब ठीक हो रहा होता है तो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ या स्किन पे वो चीज़ आती है, दो उसकी सफरिंग बढ़ती है बट इंटरनल जो मेजर ऑर्गन है वो अच्छा फील कर रहा होता है, यानी वहाँ से आपने बीमारी हटा दी है। इस चीज़ को बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी जाना, जो कि अच्छी चीज़ है ना, सेंटर टू पेरिफेरी। क्योंकि देखो हार्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उंगलियों से, है ना, तो अगर आपकी कोई ऐसी बीमारी है जिसका इम्पैक्ट आपके हार्ट पे पड़ रहा है और ट्रीटमेंट देने के बाद कहते हो जी हार्ट की कंडीशन में आराम है बट मेरी उंगलियों में दिक्कत शुरू हो गई है, तो ये जो है ये पेरिफेरल है, हार्ट आपका सेंट्रल है, स्पाइनल कॉर्ड आपका सेंट्रल है। तो हेरिंग्स लॉ यही कहता है, ये हेरिंग्स लॉ है नेचुरल जो बोलते हैं क्योर का, ठीक है। हेरिंग्स लॉ की में इसमें 3 चीज़ें इन्होंने बताई है कि सेंटर टू पेरिफेरी आपका जो मोड होता है ट्रीटमेंट का, अगर आप अच्छी रेमेडी देते हो तो क्योर जो होगा वो हमेशा सेंटर यानी जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ से अनइम्पॉर्टेंट की साइड जाएगा। दूसरा इसी में ही होता है, एक तो ये होता है, दूसरा होता है अबव डाउनवर्ड। अबव डाउनवर्ड से क्या समझते हो, अबव डाउनवर्ड का मतलब है जैसे हमारा सबसे ऊपर अगर आप देखोगे बॉडी में ब्रेन होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आपके पैर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली आपके हेड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेड के बाद आपका चेस्ट पोर्शन आता है, यहाँ पे हार्ट है, लंग्स है, फिर किडनी है आपका, है ना, पेट है, जेनाइटल्स है, लास्ट में नीचे आपके पैर हैं। अगर आपका सर और पैर इनमें से एक चीज़ काटी जाए आपकी लाइफ के लिए ज़्यादा अच्छा क्या होगा? कोई ऐसी कंडीशन आती है कि सर बच सकता है या पैर बच सकता है? ऑब्वियसली बात है आप पैरों को कटवा देंगे, सर को फिर भी रखेंगे। तो क्योर में हमेशा अबव डाउनवर्ड होता है। अगर आपने कोई मेडिसिन दी है पेशेंट को ऊपर से नीचे तक ठीक करती जाएगी, नीचे से ऊपर ठीक नहीं करेगी कि पहले पैरों को ठीक कर देते फिर सर तक आएंगे, नहीं। पहले हेड ब्रेन इंपॉर्टेंट है, फिर लंग्स इंपॉर्टेंट है, हार्ट इंपॉर्टेंट है आपका, तो ऊपर से नीचे क्योर होता है हमेशा अबव डाउनवर्ड। तीसरा होता है कि ट्रीटमेंट मोर इंपॉर्टेंट ऑर्गन से लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऐसे जाता है ना। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले उसको ठीक करें। इनफैक्ट ये कह सकते हो कि जो पुराने सिम्टम्स है पहले वो आएंगे, रीअपियर होते हैं,
वो बीमारी ठीक होगी, फिर जो नई आपकी कंडीशन थी फिर वो ठीक होगी। जैसे आप स्किन की कंप्लेन लेके आते हो, स्किन की कंप्लेन को आप आते ही ठीक कर देते हो, कोई फ़ायदा नहीं है। क्या पता वो स्किन की कंप्लेन किसी पुरानी बीमारी का रिजल्ट रही हो। तो बेटर इज़ कि पहले आपका अंदर का सिम्टम ठीक हो, लास्ट में आपकी जो सिम्टम है स्किन का वो ठीक होगा। तो फ्रॉम मोर इम्पॉर्टेंट टू लेस इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो होता है वो तीसरा क्योर का तरीका होता है नेचर में, जो हेरिंग्स ने दिया है। तो अब हम बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसमें ग्राफ क्या मिलेगा आपको, अच्छी चीज़ है वैसे ये, है ना। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, यहाँ पे आपने मेडिसिन दे दी, है ना, मेडिसिन दे दी तो अभी एमेलियोरेशन तो आपको हो रहा है पेशेंट को, है ना। जैसे आपने 3 मेडिसिन दे दी हो, ABC, यहाँ से शुरू हो जाता है आपका ये ग्राफ, ऐसे जाएगा इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इन्फ्रेंस ये आता है आपका कि आपने जो मेडिसिन दी है वो सही है ना। इन्फ्रेंस तो यही आएगा, पुराने सिम्टम्स रीअपियर हो रहे हैं, इसका मतलब रेमेडी आपकी करेक्ट है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है इसमें कि जो डिजीज़ है वो क्योरेबल है, ठीक है, यानी कि क्योंकि आपके ओल्ड सिम्टम्स आ गए हैं जो कि बहुत पहले आने चाहिए थे, है ना। तो ये बहुत बोलते हैं कि बहुत टाइम से ये गायब थे, अब ये रीअपीयर हुए हैं, तो केस आपका क्योरेबल है। इसका मतलब यही है कि केस आपका क्योरेबल बन जाता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं इस चीज़ में कि सिम्टम्स जो होते हैं वो डिसअपियर होते हैं आपके रिवर्स ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस में, है ना। सिम्टम्स डिसअपियर इन रिवर्स ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस। यानी जो सबसे पहले आया है वो सबसे लास्ट में जाएगा, हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। तो ये बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है, इसका प्रोग्नोसिस जो है, प्रोग्नोसिस इसका बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, वैसे फेवरेबल है, व्हाट टू डू, क्या करना चाहिए ऐसे केस में, कुछ नहीं है। जब भी आपके ओल्ड सिम्टम आ रहे हैं जा रहे हैं तो मेडिसिन को अकेला छोड़ दो, बस इतना करना है, ठीक है। अगर आपके ओल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं और जा रहे हैं तो इफ द ओल्ड सिम्टम्स आर appearing and disappearing, let the medicine be alone. मेडिसिन अपना काम कर लेगी। अगर ओल्ड सिम्टम जो है वो वापस आ गए और रह ही गए, जा ही नहीं रहे, जैसे यहाँ पे तो अब सिम्टम आए और अपने ऑर्डर में चले गए, रिवर्स ऑर्डर में चले गए, है ना। बट कई बार क्या होता है पुराने सिम्टम आके जा ही नहीं रहे, उस केस में आपको क्या करना होगा, इफ द ओल्ड सिम्टम्स परसिस्ट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमने रेमेडी सही सिलेक्ट की है तो इस केस में हमें रेपिटेशन करना होता है हमारी रेमेडी का, रेपिटेशन ऑफ सेम रेमेडी कर दो, है ना। तो उस केस में ये भी चले जाएंगे क्योंकि रेमेडी देने के बाद ही आए हैं ये सिम्टम्स आपके। इसके बाद हमारी लास्ट 12th ऑब्जर्वेशन रह जाती है जो कि बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है। वैसे अगर आप कंट्रास्ट पढ़ते चलते हैं तो आप कह सकते हो कि 11th ऑब्जर्वेशन में आपको हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर देखने को मिलता है ना। 4th ऑब्जर्वेशन में हमने आइडियल, हाईएस्ट आइडियल ऑफ क्योर जो था वो देखा था, है ना। अब हमारा लास्ट जो आएगा, हमने ड्रग प्रूविंग देखा है अपना 9th में, है ना। लास्ट हमारी केंट की 12th ऑब्जर्वेशन भी बहुत अच्छी है, ये भी हमें एक शिक्षा देती है। क्या बताती है कि जैसे हमने 11th पढ़ी थी कि भाई ओल्ड सिम्टम्स रीअपेयर हो जाते हैं और वो डिसअपेयर होते हैं अपने रिवर्स ऑर्डर में, यहाँ पे आपके सिम्टम्स जो होते हैं रॉन्ग डायरेक्शन ले लेते हैं, सिम्टम्स टेक्स, ये उल्टा चल पड़ा 11th ऑब्जर्वेशन का, है ना। वहाँ पे सब सही लग रहा था, यहाँ पे सिम्टम्स दूसरी डायरेक्शन या रॉन्ग डायरेक्शन ले लेते हैं। अब क्या होगा इस केस में, तो बहुत गलत चीज़ है। अफोरिज्म इसको कौन सा कवर करेगा, आपका 12th ऑब्जर्वेशन को,
तो इसके लिए आपका जो फॉरिज्म आता है वो आता है 256। ये फॉरिज्म इसको कवर करेगा। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा हमारा, देखो ये एमेलियोरेशन है, ये एग्रावेशन है। यहाँ हमने 3 मेडिसिन दे दी। अगर तो हम लोगों का 11th ऑब्जर्वेशन होता तो ये ग्राफ ऊपर जाता एमेलियोरेशन साइड में, पर यहाँ पे उल्टा जाएगा। ठीक है, पेशेंट की हालत खराब, एग्रावेशन हो जाएगी, क्योंकि जाना ऊपर चाहिए था बट ये उल्टा चल पड़ा, रॉन्ग डायरेक्शन ले ली। तो इससे इन्फ्रेंस क्या मिलता है कि जो आपने मेडिसिन दी है, इन्फ्रेंस क्या है कि मेडिसिन आपने गलत दे दी इसको, इसीलिए उल्टा चल पड़ा। अगर सही दी होती तो ये 11th वाला जो ऑब्जर्वेशन था वो मिलता आपको। तो ये भी कंडीशन हो सकती है कि मेडिसिन गिवन इज इनकरेक्ट। अगर मेडिसिन सही नहीं है तो आपका प्रोग्नोसिस क्या होगा, प्रोग्नोसिस बैड होगा, अनफेवरेबल होगा, है ना। प्रोग्नोसिस आपका अनफेवरेबल होगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू, बताओ भाई क्या करेंगे। अब क्या कर सकते हो, एंटीडोट करो मेडिसिन को, है ना, और मोस्ट सिमिलर जो रेमेडी है उसको दो, क्योंकि आपके रॉन्ग डायरेक्शन हो गई ना। तो एंटीडोट दी मेडिसिन, प्रिस्क्राइब अ न्यू मेडिसिन या रेमेडी। ये है आपकी कैंट की 12 ऑब्जर्वेशन। तो ये हमारी 12 ऑब्जर्वेशन थी। अब एक चीज़ और करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन में फेवरेबल कंडीशन है, कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन में आपकी अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है जानना। अब जैसे हमने 12 ऑब्जर्वेशन अपनी पढ़ ली, बट अगर आपसे पूछे, आपको मोटा मोटा याद होना चाहिए कि फेवरेबल कौन कौन सी है, कौन कौन सी अनफेवरेबल है। 12 की 12 तो याद होंगी, बट उसमें आप छांट नहीं पाओगे, है ना। तो हम लिखते हैं अनफेवरेबल कौन कौन सी पहले, जिसमें आपका प्रोग्नोसिस बैड आ रहा था, पेशेंट कहीं डिक्लाइन कर रहा है, कहीं पुराने सिम्टम्स आ रहे हैं तो परसिस्ट कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। तो आपकी फर्स्ट है अनफेवरेबल, वहाँ पेशेंट का डिक्लाइन हो गया था। 5th है, इसके अलावा 6, 7, 8, ठीक है, और आपकी 10th है एंड 12th है। जो बाकी बच गई वो आपकी फेवरेबल होती हैं। तो फेवरेबल कौन सी होंगी, जिसमें अच्छा आपको प्रोग्नोसिस मिलता है, आउटकम अच्छा मिलता है। तो बची आपकी 2, 3, 4 और 11, सिर्फ 4 हैं जिनमें आपको अच्छा आउटकम मिलता है, आपका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। तो ये थी आपकी कैंट की 12 ऑब्जर्वेशन। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, एग्जाम्स में अच्छा कीजिए, क्लिनिक में अच्छा कीजिए। थैंक यू सो मच।